गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 11th के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 5 लेक्चर हो चुके थे। आज इस 6 लेक्चर में हम क्या बातचीत करेंगे, आज से जो क्लासेज होंगी वो थोड़ी बड़ी होंगी, तो जरा गौर करिएगा। इस क्लास में हमें बातचीत ये करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट, यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम करेंगे और उसके मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, और चैप्टर का नाम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट है बेटा। तो इसी में हम लोगों को बातचीत करनी है, तो हम एक एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे इसे आगे की तरफ प्रोसीड कराने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आज आपके साथ। देखिए, इसके पहले भी आपने जो चीजें पढ़ी थी वो तो क्लियर ही होंगी। तो आओ लेक्चर नंबर चैप्टर का नाम हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये तो हमें पता ही है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें शुरुआत करनी है मैटर से, यानी कि मैटर क्या होता है यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। जरा ये कलर देख लेते हैं कि फिट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं फिट आ रहा है तो इसको हटा देंगे, यानी कि हम दूसरे कलर का यूज करेंगे। हम लोग बात करेंगे सीधा मैटर पर। तो देखिए मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर में नेचर ऑफ मैटर टॉपिक हमारा चल रहा था और इसके अंतर्गत हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। अभी हम उसके आगे बातचीत करेंगे बेटा। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बातचीत करनी है आज की क्लास में, कि मैटर को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो पहली बात करनी है बेटा वो क्या करनी है, जरा समझिएगा कि मैटर को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पहला पार्ट आया बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा पार्ट आ गया केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हमें ये समझना है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो जरा गौर करिएगा, मैटर को जब हम फिजिकली क्लासिफाई करते हैं तो इसके 3 पार्ट बनते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं सॉलिड, दूसरे को कहते हैं लिक्विड और तीसरे को हमने क्या नाम दिया, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन। जबकि हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मैटर को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक हमारा होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और आप भली भांति परिचित हैं इन टॉपिक से क्योंकि ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यानी कि मैटर को हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को प्योर सब्सटेंस कहते हैं, दूसरे को इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत पहला पार्ट आया एलिमेंट और दूसरा पार्ट आता है कंपाउंड। यानी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हम 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक एलिमेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर के अंतर्गत भी 2 पार्ट पढ़ते हैं। एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यानी कि 2 पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक होमोजीनियस हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। हमने कहा एक होमोजीनियस होता है और एक हेट्रोजीनियस होता है। जो एलिमेंट है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट नेम्ड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। यानी मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, यानी कि मेटलॉइड। और जो कंपाउंड वाला पार्ट है इसको हम एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी कि हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो एक को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हमारे सामने आ चुका है। अब हम इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, जरा गौर करिएगा। यानी इस क्लासिफिकेशन में जो प्योर सब्सटेंस है अगर उसके बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें डोपिंग या इम्प्योरिटी ना हो, जिसमें पाए जाने वाले एटम्स फिक्स हों, ठीक है, और एक ही काइंड के, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हो, तो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ कि जहां पर 2 या 2 से अधिक तरह के एलिमेंट्स हों, एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, लेकिन उनका कोई रेशियो प्रॉपर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं।
एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वर्ड इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, हम कहते हैं सेम काइंड के एटम्स हों, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। कंपाउंड क्या होता है, टू आर मोर देन टू काइंड्स ऑफ एटम इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कंपाउंड के अंदर दो या दो से अधिक एटम होते हैं लेकिन उनका रेशियो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। आपने जैसा कि जानते होंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, नहीं जानते तो फिर से सुने। मेटल के बारे में आपने पढ़ा था द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू मैलिएबिलिटी, यानी कि एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे मैलिएबल, दूसरा डक्टाइल, तीसरा सोनोरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रे कलर, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टी आप कहाँ पढ़ते थे, मेटल की पढ़ते थे। नॉन मेटल में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। और मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि अगर किसी एलिमेंट के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या कहलाएगा, मेटलॉइड कहलाएगा। और उसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, उसका दूसरा नाम सेमी मेटल होता है। तो चाहे मेटलॉइड कहिए चाहे सेमी मेटल। अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल के बीच में जो ये जिगजैग लाइन में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसी को हम मेटलॉइड या सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। कंपाउंड में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हम ऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अदर देन कार्बन हम कहाँ पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो मिक्सचर है, हमने कहा दो या दो से अधिक तरह के सब्सटेंस होंगे जिनका रेशियो फिक्स नहीं होगा, वो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर के दो पार्ट हैं, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो जहां पर कंप्लीट डिसोल्यूशन की बात करते हैं, यानी जो देखने में एक जैसा दिखाई दे वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में सेपरेशन होता है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन का नाम देते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम एक साथ मिला देते हैं और कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो उसका नाम बेटा हम क्या देते हैं, उसका नाम हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। यानी कि यहां तक ये बात हो गई क्लासिफिकेशन की। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ें तो क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हमें सिखाया या समझाया जाता था। तो हमने कहा कि मैटर को कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। दूसरे के बाद अब इसमें अगली बात आती प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर की हमारे सिलेबस में दो प्रॉपर्टी, एक को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी का जिक्र हम लोग अपने सिलेबस में करते हैं। यानी कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके थे। हम आपसे कहते थे कि रंग रूप वेशभूषा, यानी कि बाहर से देखकर हम जब किसी को एनालाइज करते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग, यानी कि ऊपर से देखने पर जो हम एनालिसिस करते हैं वह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यानी रंग रूप वेशभूषा की बात करें तो वह फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं, जब उसके रिएक्शन, उसके कैरेक्टर, उसकी मैकेनिज्म आदि के बारे में पढ़ते हैं तो वह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन के दौरान जिस प्रॉपर्टी में बदलाव ना हो वो फिजिकल है, और जो प्रॉपर्टी बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के दौरान, किसी ऑब्जर्वेटरी मेथड के दौरान अगर जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो फिजिकल है, जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है वो केमिकल है, और जिसमें कोई चेंज नहीं आता वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। यानी मैटर की प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम इसे पढ़ते हैं। यानी कि दो प्रॉपर्टी हमारे पास हैं, एक को फिजिकल प्रॉपर्टी कह दिया, एक को केमिकल प्रॉपर्टी कह दिया। अब हम इससे आगे की तरफ चलेंगे तो अगली बात हमारी होगी, इसी में हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। तो उसमें हमें कुछ दोबारा डिस्कस नहीं करना है, तो हमने वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा बेटा जिसके बारे में हमें आपसे बातचीत करनी है, वो ये बातचीत करनी है कि हम मेजरमेंट के बारे में अगर पढ़ते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। यानी कि हमने कहा कि अगर हम मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट पर बात करें तो मेजरमेंट होता क्या है। हम कहते हैं जैसे किसी का मास आपको 10 किलो दे दिया जाए, किसी का मास 10 केजी दे दिया जाए, तब इसमें 10 क्या है और केजी क्या है। हम कहते हैं 10 इसमें मैग्नीट्यूड है और जो केजी होता है इसे हम यूनिट कहते हैं।
तो कुल मिलाकर हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी का मास मेजर करना है या किसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, कहीं पर क्वांटिटी को मेजर करना है किसी, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम जानते हैं और यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था फिजिक्स में। क्या पढ़ा था कि यूनिट में भी हमने पढ़ा था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, और बताया जाता था कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। सिस्टम ऑफ यूनिट में बताया जाता है MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड। यानी कि कभी किसी क्वेश्चन को करते समय अगर मान लो लेंथ आपको मीटर में दे दी जाए, मास अगर ग्राम में है तो उसे हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदल लेंगे, और टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे। यानी कि आपको ये 3 यूनिट का एक रिलेशन दिया गया कि अगर हम मास लेंगे तो किस में लेंगे, किलोग्राम में, लेंथ लेंगे तो मीटर में, और टाइम लेंगे तो सेकंड में। वही कहानी यहाँ है कि मास लेंगे तो सेंटीग्राम में, ठीक है, मास लेंगे तो हम किस में, ग्राम में, लेंथ लेंगे तो सेंटीमीटर में, और टाइम किस में, सेकंड में। यहां पर बताया गया कि अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट है तो हम क्या लेंगे, फुट, मास के मेजरमेंट के लिए पाउंड, और टाइम के मेजरमेंट के लिए सेकंड कंसीडर करते हैं। तो ये तो इसकी कहानी हो गई मेजरमेंट की। मेजरमेंट में हमने कहा था कि हम दो तरह की क्वांटिटी पढ़ते थे, यानी कि अगर हमें क्वांटिटी पढ़ने की बात आ जाए तो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी थी। एक हमारे पास थी फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमारे पास क्या है, यानी कि पहली क्वांटिटी ये है कि फिजिकल ऑब्लिक फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेटा दूसरी क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो हम वहां पर 7 फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़ाई जाती है। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरह से हम पढ़ते हैं। करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरह से हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। यानी कि ये बताया गया कि शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में हुआ क्या था कि शुरुआती दौर में केवल क्वांटिटी जब आई तो केवल 7 ही आई थी, 7 से ज़्यादा नहीं आई थी। लेकिन बाद में हमने इन्हीं की मदद से क्या किया, इन्हीं की मदद से हम कुछ क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। जैसे एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये मीटर हो गया, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, तो आया क्या, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया हमारी क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इसके पहले क्या था, ये फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो इससे जो बनाया गया वो क्या हो जाएगी बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन सी किस प्रकार की क्वांटिटी होती है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे यहाँ, जैसे कि हमें मास के बारे में पता होना चाहिए, वेट के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह के तमाम टर्म्स हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम आपसे करेंगे। यानी कि हम अगर अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ें तो अगला कॉन्सेप्ट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। वो कौन कौन से हैं, जैसे देखो, पहला है मास, दूसरा है वेट, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है डेंसिटी, पांचवा है वॉल्यूम। तो टोटल ये कितने टर्म्स हैं, 5। यानी कि कुल हमारे पास ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स टॉपिक दिए गए, इसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, मास के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने ये पढ़ाया था आपको कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी कि जब हम क्वांटिटी या अमाउंट की बात कहीं पर करते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मास पढ़ते हैं। यानी पहले कॉन्सेप्ट बताया गया था कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास, और दूसरे टॉपिक में आपको बताया गया था क्या कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम यानी केजी। वेट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। वेट क्या है, यह एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, और ये एक्सर्ट क्यों करता है, ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पर आपने यूनिट केजी पढ़ा था, यहाँ पर न्यूटन पढ़ा था, या इसका दूसरा आप लिखते थे
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो चाहे आप इससे लिखते थे। अभी हमें जो बातचीत करनी है वो टेम्परेचर, डेंसिटी और वॉल्यूम, ये तीन फैक्टर पर करनी है। तो आइए सबसे पहले हम बात आपसे डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर हमारी अगली बातचीत होने वाली है टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर होता क्या है। जरा गौर से सुनिएगा बेटा, अगर हम टेम्परेचर का जिक्र करें कि टेम्परेचर क्या है तो हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यानी कि जब हम हॉटनेस या कोल्डनेस की बात करते हैं तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर पढ़ते हैं। यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। यहाँ तक बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि टोटल यूनिट्स कितनी है तो हम पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन। एसआई यूनिट कौन होती है, केल्विन। यानी कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट किसे कहेंगे, टेम्परेचर की एसआई यूनिट हमारी केल्विन है, ठीक है, कैपिटल के। ये तो हो गया इसके यूनिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर इसमें यूनिट में रिलेशन है, यानी कि अगर हम रिलेशंस की बात करें कि टोटल रिलेशन कितना है तो हम पढ़ते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी जो केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस के साथ इस तरह का रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन हम पढ़ते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तीसरा रिलेशन हम ये पढ़ सकते हैं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट को हम कहाँ ले आए, 32 को इधर ले आए, ऐसे 5/9 यहाँ हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। यानी 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी कि कभी टेम्परेचर हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे जैसा बोर्ड पर आपको दिखाया गया है। यानी कि कभी भी अगर हमें टेम्परेचर का एक्सप्लेनेशन करना होगा तो हम टेम्परेचर को कुछ इस प्रकार से आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा आपको बोर्ड पर बताया गया है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आने के बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि 27 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया जाए और बताइए इसमें कितने केल्विन होंगे, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो जहाँ पर 27 दिया है बेटा इसको ऐसे पुट कर दो, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 300 केल्विन आ गया ना, यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, किसी ने कहा कि 20 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री सेल्सियस होंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप करोगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये हो गया, और 5/9 से आप इसे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। अगर हम कहते हैं 20 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे, 20 माइनस 32 होगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किसी ने ये कहा कि मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन में किसी ने कहा 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, तो क्या करना है, यहाँ से आप कहोगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आप रूल लगाएंगे। अब क्या है, डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया गया है, इसकी जगह पर कितना प्लेस किया, 20 प्लस 32 कर दिया, तो यहाँ से 5 4 जा हो जाएगा, 9 इंटू 4 प्लस 32, ये हमारा बनेगा, तो 9 4 जा कितना हो गया, 36 हो गया, प्लस 32 कर देंगे तो 36 और 32 कितना हो गया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन को अगर करना है तो हम सही तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा कि केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो केल्विन अगर दे दिया जाएगा तो पहले डिग्री सेल्सियस निकाल लेना, और डिग्री सेल्सियस निकाल करके आप डिग्री फ़ारेनहाइट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात तो इसकी थी। फिर इसके बाद एक छोटा सा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। डेंसिटी को हम कहते हैं क्या, कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। जब हम मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसे क्या पढ़ते हैं बेटा, डेंसिटी। अब डेंसिटी में हम अगर इसको डिफाइन करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ऊपर क्या लिखोगे, मास लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, वॉल्यूम की क्या होगी, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी। यानी कि कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब बनेगी। तो मास
अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट केजी है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो हम इसे केजी पर मीटर क्यूब के नाम से जानते हैं। हम समझ पा रहे हैं कि ये डेंसिटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको डेंसिटी क्लियर हो गई हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हम आपको कुछ आगे की बातें पढ़ाएंगे। तो चलिए अगली बात पर हम क्या डिस्कस करेंगे उस पर विचार कर लेते हैं। डेंसिटी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ये बात हमें पता है। डेंसिटी के बाद अगला टॉपिक है हमारा जिसमें हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो वॉल्यूम के बारे में हमें केवल इतनी सी जानकारी चाहिए बेटा, जरा देखना आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सारे टर्म्स लिखे हैं। वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए, जैसे कुछ कन्वर्जन है हमारे यहाँ, वो कन्वर्जन हमको मालूम होना चाहिए। जैसे वो कन्वर्जन क्या है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1 लीटर में 1000 ml है, ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यह रिलेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से हम इसे, तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये इतना जो अभी तक आपको पढ़ाया गया, इसका पूरा का पूरा, यानी कि हमारे पास जो टॉपिक थे जरा उस पर गौर करिएगा। पहला टॉपिक था हमारा जो हमें डिस्कस करना था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद फिर बेटा हमने आपको पढ़ाया कि सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ना, उसके पहले मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ी सी बातचीत की। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, यानी कि यहाँ तक हमें डिस्कस करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यानी आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे, जहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया जिससे कि ये कवर हो जाए आसानी से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज जानकारी के लिए बता दें कि जो बच्चे अभी नए हैं, आज पहली क्लास है जिनकी, वो इस बात का ध्यान दें कि वो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो, जिससे कि हर कोई साक्षर बन सके। आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे, जहां पर हमारी आपकी बातचीत होगी साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।